हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का 10 मिनट शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपके लिए। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में शुरू से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के लास्ट तक पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को करेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को आप लोग करिए। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आप लोग उत्तर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से कौन सा स्थल इसमें से संबंधित है? इनाम गांव, मेहरगढ़, लोथल या कालीबंगा? नवपाषाण काल से संबंधित है कौन सा स्थल इसमें से पूछ रहा है, तो मेहरगढ़, लोथल, कालीबंगा। यह कहाँ से संबंधित है? यह सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। याद रखिएगा किससे? तो हड़प्पा सभ्यता से ये सब संबंधित है। तो इसमें बचा क्या आपका? तो इसमें आपका बचा इनाम गांव। यह नवपाषाण काल से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो चावल की खेती है उसके सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, लहुरा देवा या चिरांद? बुर्जहोम जो है आपके कश्मीर में स्थित है। कहाँ? कश्मीर में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे पुराने चावल के साक्ष्य जो मिले हैं आपके लहुरा देव से मिले हैं, लहुरा देव से मिले हैं। तो 2 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा इसे भी आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह के रूप में विकसित था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह के रूप में विकसित था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल? तो बताइए कौन सा बंदरगाह आपका बंदरगाह के रूप में विकसित था? तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, लोथल। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। लोथल, लोथल कहाँ है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और याद रखिएगा धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा पूछे तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रेट बाथ का संबंध किस स्थल से? विशाल स्नानागार, इसे हिंदी में बोलेंगे विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, किस स्थल से संबंधित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनावली? तो जो ग्रेट बाथ का संबंध है वह मोहनजोदड़ो से है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे? विशाल स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, अन्नागार के साथ यहीं से मिले, विशाल स्नानागार के साथ यहीं से मिले। और हड़प्पा से पूछे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए R37 कब्रिस्तान। क्या? R37 नाम आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है, R37 कब्रिस्तान। ये कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। और श्रृंगार पेटिका के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और बनावली से पूछे तो यह याद रखिएगा, बनावली आपका जौ के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। और कालीबंगा आपका घग्गर नदी पर स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बनावली कहाँ पर है? तो बनावली आपका रंगोई नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा पूछे तो घग्गर, बनावली पूछे तो जौ। तो हड़प्पा में जो साक्ष्य मिले R37 कब्रिस्तान और क्या श्रृंगार पेटिका, ये सब हड़प्पा से मिले। मोहनजोदड़ो से अन्नागार से और विशाल स्नानागार, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी?
जो सिंधु सभ्यता की लिपि है अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? भाषा अज्ञात है, द्विभाषी लेख नहीं मिले, लिपि अपूर्ण है, उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है ना, वो चित्रात्मक है। वो क्या लिपि है? चित्रात्मक लिपि है, इसलिए उसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? धार्मिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक सभाएं, न्यायालय या सैन्य संगठन? तो वैदिक काल में जो सभा और समिति का उल्लेख मिलता है वो लोकतांत्रिक सभाओं के लिए। किसके लिए? लोकतांत्रिक सभाओं के लिए। तो 6 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिला है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिला है? वरुण, अग्नि, इंद्र या सोम? 7 नंबर का आप लोग आंसर करिए। तो सर्वाधिक देवता का उल्लेख मिला है किसका? इंद्र का मिला है। यह आंसर इसका सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के बारे में एक चीज और जान लीजिए आप लोग। इसमें कितने 10 मंडल हैं, याद रखिए। 10 मंडल, 1028 सूक्ति, ये आप एग्जाम में पूछ चुका है। 1028 सूक्ति और आपका 10,462 रचनाएं हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए आप लोग, क्या? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, क्या ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके तीसरे मंडल में तो किसका उल्लेख किया गया है? तो सूर्य देवता को समर्पित जो प्रसिद्ध हमारा गायत्री मंत्र है, इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, याद रखिए किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। मंडल पूछे तो 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 रचनाएं हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरुष सूक्त किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष सूक्त किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद? तो देखिए पुरुष सूक्त का जो ग्रंथ है, जो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो पुरुष सूक्त क्या है जानिए आप लोग पहले। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया है। कहाँ पर पूछे आपसे? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस पुरुष सूक्त में ही इसका वर्णन किया गया है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिए, सामवेद, इसे क्या बताया गया है? सामवेद को ही कहा गया है, क्या कहा गया है? तो इसे भारत के संगीत का जनक, क्या भारत के संगीत का जो जनक है, इसे सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और यजुर्वेद में वैदिक मंत्रों यज्ञों के नियम विधि यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में बता दिए आप लोग को। और अथर्ववेद जो दादू, टोना, वशीकरण, ये सब कहाँ पर? तो अथर्ववेद में आएगा। याद रखिएगा। यज्ञों का नियम वगैरह ऋग्वेद में मिलेगा। यजुर्वेद में क्या मिला है? वैदिक मंत्रों को के बारे में। सामवेद में संगीत के बारे में। और अथर्ववेद में क्या मिलेगा आपको? तो जादू, टोना, वशीकरण, आयुर्वेद से संबंधित आपको अथर्ववेद में मिलेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है ना, सब एग्जाम में आए हुए हैं। कौन से एग्जाम में आए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था? मगध, अवंती, वज्जी या कौशल? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। एक चीज और इससे इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका राजधानियां पूछता महाजनपद। तो महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद हैं, याद रखिएगा। और महाजनपद का वर्णन कहाँ मिला है? तो अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है अंगुत्तर निकाय, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सब की राजधानियां आप लोग जान जाइए। मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो राजगृह में थी। ठीक है, याद रखिएगा राजगृह। और अवंती की राजधानी आपका उज्जैन माहिष्मती, जो
बाहुबली मूवी बनी है, या ध्यान रखिएगा आप लोग। उज्जैन होगा, और वज्जी का वैशाली होगा। किसका? वैशाली, विदेह या मिथिला, जो भी मिले ऑप्शन में सब सही होगा। कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि 10 मिनट शो का नाम ही है, तो ज़्यादा देर तक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध को की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या श्रावस्ती? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। उसे क्या बोला गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था प्रथम उपदेश को, जो सारनाथ में दिए थे, वर्तमान समय में वाराणसी। और कुशीनगर में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण, मध्यम मार्ग, धर्मचक्र प्रवर्तन, अष्टांगिक मार्ग। बताइए, बुद्ध का प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाएगा? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। जो प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए हैं, आप लोग बता सकते हैं? प्रथम उपदेश को किस भाषा में दिए थे? क्योंकि पूछ लेता है कि उपदेश किस भाषा में दिया गया है, तो पाली भाषा में। याद रखिएगा, पाली भाषा में दिया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण किसे बोला गया? तो उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और उनके ज्ञान प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और उनके गृह त्याग को, जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, उसको महावीर निष्क्रमण कहा गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन बनता है। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो याद रखिए आप लोग, जो ऋषभनाथ थे ये प्रथम पहले तीर्थकर हैं। कौन है? पहले तीर्थकर हैं। और पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थकर हुए थे, और नेमिनाथ आपके 21वें तीर्थकर हुए, और महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इसी से चारों क्वेश्चन बनता है, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो ऋषभनाथ पहले हैं, पार्श्वनाथ 23वें, और नेमिनाथ 21वें, और महावीर 24वें तीर्थकर जैन धर्म के हुए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? वैदिक, जैन, बौद्ध या आजीवक? त्रिरत्न के धर्म का अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो एक ऑप्शन आप लोग बढ़ा लीजिए, आप लोग बढ़ा लीजिए, बी एंड सी, बी एंड सी। इसमें जैन और बौद्ध दोनों होगा। ठीक है, जैन और बौद्ध, त्रिरत्न की बात जैन और बौद्ध दोनों धर्म में किया गया है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। घनानंद की हत्या कर करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है? जो अशोक के शिलालेख हैं मुख्यतः यह ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में हम लोग वर्तमान समय में जो लिपि पढ़ रहे हैं कौन सी है? ये सब देवनागरी लिपि है। जो वो अक्षर लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, ये सब देवनागरी लिपि है। और वो अशोक की जो लिपि थी वो क्या थी? ब्राह्मी लिपि में थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, चाणक्य, पतंजलि या बाणभट्ट? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ठीक है, और कालिदास के द्वारा कुछ किताब लिखी गई, उसको भी ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के ही द्वारा लिखी गई। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ये सब कालिदास की किताबें। और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या श्रीगुप्त? गुप्त वंश का संस्थापक ये आपका श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है किससे संबंधित है? तो ये आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 18 नंबर का बी हो जाएगा। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? लौह युग, रजत युग, स्वर्ण युग या सांस्कृतिक युग? जो गुप्त काल का युग है इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? सांची, देवगढ़, अजंता, एलोवेरा? तो बताइए दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजंता आपका कहाँ स्थित है? अजंता आपके एमपी औरंगाबाद में स्थित है, ये जो बौद्ध धर्म के गुफाओं से संबंधित है। एलोवेरा, एलोरा, एलोरा के बारे में आप लोग जानिए। ये एक ऐसा गुफा है जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के स्मारक शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों के स्मारक इसमें शामिल है। किसमें? तो एलोरा गुफा में। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? यह भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और अजंता ये भी आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ वर्तमान समय ललितपुर यूपी, ठीक है। और सांची आपका कहाँ स्थित है? एमपी में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वैदिक काल में पुरोहित किस देवता से संबंधित था? वैदिक काल में पुरोहित किस देवता से संबंधित था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इसे अग्नि से संबंधित था, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? बुर्जहोम, लोथल, हड़प्पा या इनाम गांव? तो इसका आंसर इनाम गांव हो जाएगा। ये जो बुर्जहोम, लोथल, हड़प्पा ये तीनों जो है ये आपका किससे हैं? तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं। इनाम गांव जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा, ताम्र पाषाणिक तो ताम्र युग कहा ही जाता है, कांसा, चांदी या लोहा? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये लोहे से परिचित नहीं थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाजनपद शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अभी हम पीछे बताए हैं आपको, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अंगुत्तर निकाय या जातक कथा? तो महाजनपद शब्द का उल्लेख आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। और जातक कथा के बारे में आप लोग थोड़ा जान जाइए। जातक कथा जो है बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के कहानियों का संग्रह है। क्या आपका? जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के कहानियों का एक विशाल संग्रह है जिसे जातक कथा कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, अथर्ववेद तो आप सभी को मालूम ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन से संबंधित महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? क्या था? महाविनिष्क्रमण तो गृह त्याग को ही कहा गया था, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है। और प्रथम उपदेश में क्या बोला गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु को कहा गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? तो बोध गया में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जैन धर्म में स्यादवाद का संबंध किससे है? स्यादवाद का संबंध किससे है? तपस्या, अहिंसा, मोक्ष या ज्ञान की सापेक्ष? तो याद रखिएगा स्यादवाद का संबंध जो जैन धर्म में है ज्ञान की सापेक्षता से। किससे? ज्ञान की सापेक्षता से है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त देवनाम प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था? बौद्ध, बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? ये अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त देवनाम प्रिय जो है ये अशोक के लिए ही प्रयोग हुआ था। किसके लिए? अशोक के लिए ही प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है?
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? पतंजलि, हरिश्चंद्र, कालिदास या बाणभट्ट? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं आपके हरिश्चंद्र, इसके लेखक हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित कादंबरी भी लिखा गया है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता है? तो ये इसे जागीर, इक्ता, अग्रहार या खालसा। तो गुप्त काल में भूमि अनुदान को अग्रहार कहा गया है, यह आप लोग ध्यान रखिए। क्या कहा गया है? तो अग्रहार कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन विश्वविद्यालय था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वल्लभी? इसका आंसर हो जाएगा बी, नालंदा। किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था? तो नालंदा याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो साथियों, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी एग्जाम रहे, एग्जाम से पहले आप लोग इस क्लास को देख के जाइए। जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास से ही आपको मिल जाएंगे। तो सभी लोग, आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।